ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होता है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल ऑरिजिन होते हैं इनका, एंड ये सिर्फ और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही क्लीव करते हैं। एंड ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे जी, यानी कि अगर आप इनको दोनों साइड से पढ़ोगे तो ये सेम होती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्लीव करते हैं, एंड दे एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो कि वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट एज अ डिफेंस सिस्टम ये काम करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये होते हैं। सो दे प्रिवेंट फाज रेप्लिकेशन बाय क्लीविंग इट एट ए स्पेसिफिक साइट, यानी कि सेल्फ डिफेंस ये देते हैं बैक्टीरिया को। फाज की रेप्लिकेशन नहीं होने देते बैक्टीरिया के अंदर, उसको क्लीव कर देते हैं एक स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, अब ये जो होते हैं, जो इस तरीके के एंड्स आप देखते हो जहाँ पे ओवर हैंग लगे हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड कोहेसिव एंड ओवर हैंग्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स भी इनको बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होता है ना, ये कंबाइंड सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन और एक मॉडिफिकेशन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ये डीएनए को क्लीव करेंगे, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, एंड मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस साइट। अब देखो, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका काम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लीव करना। अब बैक्टीरिया का खुद का डीएनए तो क्लीव नहीं होता, यानी कि वो क्या करता है, अपने सीक्वेंस पे ना मिथाइलेशन कर लेता है। सो ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये मिथाइलेशन भी कर लेते हैं बैक्टीरिया के डीएनए पे एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस साइट, यानी कि खुद के डीएनए को बचा लेते हैं बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सिर्फ और सिर्फ ताकि वो वायरस के डीएनए को क्लीव कर सके। सो एज बैक्टीरिया डीएनए इज इन एक्सपोज्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एकदम नेकेड डीएनए होता है, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर मिथाइलेशन कर दी जाती है डीएनए के ऊपर, वहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस साइट पे, ताकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, एंड कट करना तो दूर की बात है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरीके से प्रिवेंट हो जाते हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना, दो टाइप के हम पढ़ते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं, ये जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, जो डीएनए आरएनए के एंड में प्रेजेंट होता है, उनको जो है क्लीव करते हैं। एक्सो नाम से पता चल रहा है, हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस 1 होता है, एक्सोन्यूक्लियस 2 होता है, कुछ हमारे पास होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, दे आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे डीएनए और आरएनए पे, एंड जो इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना डीएनए के अंदर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको क्लीव कर देते हैं। तो जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं इसी को हम मोस्टली स्टडी करते हैं। इको R1, हिन थर्ड, बैम H1, ये सब क्या है, हमारे पास एंडोन्यूक्लियसेस हैं। दीज आर ऑल आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था वो आर्बर ने किया था फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई, एंड जो स्मिथ था इन्होंने आइसोलेट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे हिंट थर्ड आप देखते हो, हिंट थर्ड में जो पहला वर्ड होता है ना, एच जो होता है, पहला लेटर जो होता है एच अल्फ़ाबेट, ये जीनस नेम से लिया गया है, हेमोफिलस। देन जो IN होता है इसके अंदर, वो इसके स्पीसीज़ का नेम है, पहला जीनस हो गया, देन स्पीसीज़ नेम, जैसे इन्फ्लुएंजा। डी जो होता है ये स्ट्रेन टाइप होता है, जैसे डी क्या हो गया, स्ट्रेन टाइप हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें, यानी कि ये उस ऑर्गेनिज्म का थर्ड एंजाइम था जो डिस्कवर हुआ है, थर्ड एंजाइम डिस्कवर इन दैट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं, इको R1, हिन थर्ड, बैम H1, ये सारे एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। ठीक है, और एक ये भी चीज़ आप याद रखो कि जैसे मिथाइलेशन होती है ना, साइटोसिन जो होता है उसके 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो जाती है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर मॉडिफाइड इन बैक्टीरिया जिनोम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फिर उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी कि इनके साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो जाएगी, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो जाती है, या एडेनिन के 6th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो जाती है। बेसिकली मिथाइलेशन से क्या होता है, उनकी साइट छुप जाती है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया की जो रिकॉग्निशन साइट है उनको नहीं देख पाता। तो ये था हमारे पास ओवरव्यू एक टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में।
अब अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हैं। ये सब एंडोन्यूक्लियस की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस हम नहीं इतना पढ़ेंगे, हम एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे BAM-H1 हो गया, ECO-R1 हो गया, HindThird हो गया। तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। ये तीनों एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। अब ये जो टाइप 1 होता है ना, ये बाई फंक्शनल, ये बहुत कॉमन होता है, लास्ट कॉमन टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो होती है ना, ये क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, कट बोथ स्ट्रैंड एट नॉन स्पेसिफिक लोकेशन। यानी कि जहाँ पे उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है ना, जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करता है, उससे 1000 बेस पेयर दूर जाके कट करेगा, नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है, ठीक है। मिथाइलेशन भी करता है, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन दोनों ही काम होते हैं। एक तो रेस्ट्रिक्शन भी करता है, क्लीव भी करता है, प्लस मॉडिफिकेशन भी करता है, मिथाइलेशन भी करता है। तो ये एक सिंगल मल्टी फंक्शनल एंजाइम होता है, जिसके पास दोनों ही क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड ये एक हेट्रोडाइमर होता है, ठीक है। हेट्रोडाइमर मतलब ये ATP डिपेंडेंट होता है, मैग्नीशियम इसको चाहिए, मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है। एंड इसमें जो डोनर होता है ना, वो होता है सैम। एस एडिनोसिल मिथियोनिन जो होता है, ये हमारे पास डोनर होता है, जो मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है। सो ATP भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, डोनर होता है सैम। एंड ये जैसे ये इसके रिकॉग्निशन साइट है ना, तो इससे 1000 बेस पर दूर जाके ये क्लीव करता है। इसको हम RDT में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ये यूनिफंक्शनल होता है। ये दोनों स्ट्रैंड को स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करता है। इसमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस साइट देखने को मिलते हैं, जो दोनों साइड से सेम पढ़ी जा सके, GATTC एंड GAATTC। एंड सेपरेट इसके पास अलग न्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये यूनिफंक्शनल होता है, सेपरेट न्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक सिंगल एंजाइम में ही प्रेजेंट है, इसके पास सेपरेट होती है। होमोडाइमर होता है, ये न्यूक्लियस की जो सब यूनिट होती है ना, जो क्लीव करता है, उस वो होमोडाइमर होता है। ATP इसको नहीं चाहिए, ATP इंडिपेंडेंट होता है, मैग्नीशियम चाहिए इसको। मिथाइलेज एक्टिविटी इसके पास नहीं होती है, क्योंकि हम जो न्यूक्लियस इसमें यूज़ करते हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, हम इसकी मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं यूज़ करते हैं। सो इसके पास कोई मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं होती है। रिकॉग्निशन और रेस्ट्रिक्शन साइट सेम होती है, जहाँ रिकॉग्नाइज करेगा वहीं पे कट कर देगा। कोई मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं है, ATP पे डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियस सब यूनिट का स्ट्रक्चर होमोडाइमर होता है एंड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। एंड इसी को हम उसमें यूज़ करते हैं, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज़ करते हैं किस में, RDT में हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप 3 जो होता है, ये भी बाई फंक्शनल होता है, एक ही एंजाइम है जिसके पास दोनों ही रिएक्शन करता है, ये मॉडिफिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन रिएक्शन, सिंगल एंजाइम कैटेलाइज बोथ। एंड मैग्नीशियम, ये भी ATP डिपेंडेंट होता है, कटिंग साइट जो है इसकी फिक्स नहीं होती है, एंड इसकी भी कटिंग साइट फिक्स नहीं होती है। देखो ये भी ATP डिपेंडेंट है, इसको भी ATP चाहिए। टाइप 2 को ATP नहीं चाहिए, जो हमको चाहिए उसको ATP नहीं चाहिए। सो कटिंग साइट जो है वो फिक्स नहीं होती है, इसमें भी 25 to 27 बेस पेयर 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम के टुवर्ड्स ये कट करता है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। ये टाइप 2 स्पेसिफिक भी है, ATP भी इसको नहीं चाहिए, यूनिफंक्शनल होता है, मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं लेते हैं, न्यूक्लियस सब यूनिट स्ट्रक्चर होमोडाइमर होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है। एंड रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्निशन साइट सेम होती है, प्लस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस की साइट होती है जहाँ पे ये कट करता है। तो ये था टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने देखा, देखो हमने एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस देख लिए, उसके बाद हमने एंडोन्यूक्लियस के भी टाइप देख लिए, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 देख लिया। उसके बाद टाइप 2 जो मेन है, जो हमको पढ़ने हैं, अब कुछ ब्लंट एंड कटर्स होते हैं, कुछ स्टिकी एंड कटर्स होते हैं। स्टिकी एंड मतलब वही जो ओवर हैंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे HindThird हो गया, ये भी स्टिकी एंड जनरेट करता है। ECO-R1, BAM-H1, SA2 एंड NOT1, ये जो सारे होते हैं ना, दीज ऑल आर क्या होते हैं, ये स्टिकी एंड कटर्स होते हैं। ये सब कट करेंगे तो स्टिकी एंड जनरेट करते हैं, ठीक है। HindThird हो गया, ECO-R1, BAM-H1, SA2, NOT1। एंड जो ब्लंट एंड कटर होते हैं वो होते हैं SMA1, ठीक है। ये ब्लंट एंड कट करता है। एंड ALU1, SMA एंड ALU से याद रखना, समा ALU, SMA ALU, ये क्या होते हैं, ब्लंट एंड कटर होते हैं। एंड बाकी जो BAM-H1, ECO-R1, HindThird, SA2 एंड NOT1, ये सारे स्टिकी एंड कटर्स होते हैं जो ओवरहैंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड हमने बताया था जिसमें ओवरहैंग प्रेजेंट होते हैं। ब्लंट एंड मतलब दोनों साइड ऐसे सेम रहेगा, कोई ओवरहैंग नहीं होता है। उसके बाद देखो
हम जो आरडीटी अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि जो पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट अगर हम लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, बैक्टीरिया के अंदर डालना है, हम उसको प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, तब प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। यानी कि हमें एक डोनर की ज़रूरत पड़ती है, एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये ब्लंट एंड है, एंड ये हमारा इको R1 से अगर हम इसको कट करेंगे, ये प्लाज्मिड हो गया, एंड ये हमारा ब्लंट एंड जनरेट हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट में। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे ये हमारा ब्लंट एंड है, हम इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अगर हम यूज़ करेंगे ना, तो हमारा जो ब्लंट एंड होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का, इसमें हम इसके प्राइमर को एक्सटेंड करके जो है हम जनरेट कर सकते हैं स्टिकी एंड। यानी कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो हमें जीन डालना है प्लाज्मिड के अंदर, ब्लंट एंड, उसको हम जनरेट कर सकते हैं स्टिकी एंड में। यानी कि स्टिकी एंड जो है वो जनरेट किया जा सकता है इन जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ब्लंट एंड में जो लाइगेशन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर आपका प्लाज्मिड हो, अगर हमारे पास ब्लंट एंड है, हम स्टिकी एंड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर का यूज़ करके, जिससे हम प्राइमर एक्सटेंड करेंगे एंड सीक्वेंस जो है वो स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हम स्टिकी एंड ही प्रेफर करते हैं। सो स्टिकी एंड इज जनरेटेड थ्रू बोथ द एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अटैच्ड, और पीसीआर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पीसीआर में हम इसको कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर लगा के, ठीक है। तो बहुत ही चीप एंड इजी हो जाता है अगर हमें ब्लंट एंड को किस में कन्वर्ट करना है, स्टिकी एंड में, क्योंकि स्टिकी एंड में लाइगेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड जो होता है, इसके अंदर आपको प्रोमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेशन साइट एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट ये तो होती है। इसको जब हम क्लीव करेंगे तो ये ब्लंट एंड जनरेट हो गया। ये हमारा अगर इसको क्लीव करोगे तो मान लो ये स्टिकी एंड जनरेट हो गया। दोनों ही खुद को रीसर्कुलराइज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्लाज्मिड के बारे में था ये, तो अब हम इसका एक ओरिएंटेशन प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो ओरिएंटेशन है ना वो एकदम सही होना चाहिए। यानी कि अगर प्रोमोटर ऑपरेटर के बाद आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है तभी वो करेक्ट ओरिएंटेड होगा, लेकिन अगर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई, प्रोमोटर ऑपरेटर के ऑपोजिट हो गई, तो वो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा। सो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम जो है वो क्लोनिंग में मैटर नहीं करता है। जीन क्लोनिंग, क्योंकि जीन क्लोनिंग में हमको तो सिर्फ नंबर बढ़ाना है ना, वी आर ओनली इंक्रीजिंग देयर कॉपी नंबर, हमें उसका एक्सप्रेशन नहीं कराना, उससे हमें mRNA या प्रोटीन नहीं बनाना। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन करा रहे होते हैं वहाँ पे हमें ओरिएंटेशन प्रॉब्लम का जो है ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड के अंदर करेक्ट ओरिएंटेशन में इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोनिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, लेकिन एक्सप्रेशन जहाँ कराना होता है, क्योंकि हमारा गलत mRNA बनेगा और गलत प्रोटीन बन जाएगा। तो इस ओरिएंटेशन प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? देखो स्टिकी एंड जो होता है ना, ये इससे हम ओरिएंटेशन जो है हमारी करेक्ट हो सकती है। देखो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, हम इसको डबल डाइजेशन से फिक्स कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, अगर हम इसको ईको R1 एंड बैम H1 से क्लीव कराएं, इसको हमने ईको R1 एंड बैम H1 से क्लीव करा दिया, तो ये तो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स हो गए ना। उसके बाद हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ईको R1 एंड बैम H1 से क्लीव करा दें सेम, तो दोनों जो ईको R1 वाला है वो इसी के साथ ज्वाइन करेगा एंड बैम H1 वाला जो है वो इसके साथ ही ज्वाइन करेगा, बैम H1 के साथ ही। तो इस तरीके से अगर हम इसको डबल डाइजेशन कर दें तो हमारा ओरिएंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि डबल डाइजेशन इंश्योर करता है कि राइट ओरिएंटेशन ही हो, ठीक है। जैसे ईको R1 और SMA1 से कर दिया, ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इसी से क्लीव कर सकते हैं एंड फिर वो उसी साइड ही क्या होगा, जाके ज्वाइन होगा। यानी कि ईको R1 वाला इस साइड ही ज्वाइन होगा एंड SMA वाला कट हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट इसी साइड ऐड होगा। तो बाय डबल डाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है वो हम करेक्ट कर सकते हैं। वी कैन फिक्स दिस बाय डबल डाइजेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके अंदर ये कुछ टर्म्स आती हैं,
आइसोसीजोमर्स, न्यूसीजोमर्स, आइसोकॉडोमर्स एंड स्टार एक्टिविटी। ये देख लेते हैं। देखो आइसोसीजोमर्स जो होते हैं ना, हम दो, हमेशा याद रखना, हम दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कंपेयर करके ये चीज़ मतलब समझ रहे हैं। आइसोसीजोमर्स क्या होते हैं? दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनकी कटिंग साइट सेम है, ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट सेम है और रिकॉग्निशन और कटिंग साइट भी सेम है। यानी कि जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, जहाँ पे वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो भी सेम है, प्लस जहाँ पे वो कट कर रहे हैं वो भी सेम है। सो उनको हम बोलते हैं, दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जिसके रिकॉग्निशन और कटिंग साइट सेम होती है, दे आर आइसोसीजोमर्स। नियोसीजोमर्स होते हैं जिनकी रेस्ट्रिक्शन साइट या जो रिकॉग्निशन साइट है वो तो सेम है, रिकॉग्नाइज तो सेम जगह पे कर रहे हैं, लेकिन कटिंग साइट अलग हो गई, तो वो होता है न्यूसीजोमर जिनकी कटिंग साइट डिफरेंट होती है, रिकॉग्निशन साइट सेम होती है। आइसोकॉडोमर्स जो होते हैं, देखो आइसोसीजोमर्स दोनों चीज़ें सेम है, रिकॉग्निशन एंड कटिंग साइट। नियोसीजोमर में रिकॉग्निशन सेम लेकिन कटिंग साइट डिफरेंट। आइसोकॉडोमर्स जो होते हैं, टू डिफरेंट रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन साइज एंड डिफरेंट कटिंग साइट। यानी कि दो हमारे पास क्या होते हैं, दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जिनकी रिकॉग्निशन और रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो दोनों ही अलग है, लेकिन दोनों केस में कोहेसिव एंड डेवलप्ड हो जाता है, इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, कोहेसिव एंड इज डेवलप्ड इन बोथ द केस, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन साइट एज वेल एज कटिंग साइट दोनों अलग है। तो देखो आइसोकॉडोमर्स दोनों चीज़ें अलग है, न्यूसीजोमर्स यानी कि एक सेम है, दैट इज रिकॉग्निशन सेम है, आइसोसीजोमर्स में दोनों सेम है एंड इसमें दोनों अलग है। और स्टार एक्टिविटी हम तब बोलते हैं जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है एंड कट द रिलेटेड सीक्वेंस रैदर देन द एक्चुअल सीक्वेंस अंडर नॉन ऑप्टिमल कंडीशन। यानी कि अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, उस केस में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जिस सीक्वेंस को उसको कट करना चाहिए उसकी बजाय वो दूसरे सीक्वेंस को कट करता है, उससे रिलेटेड सीक्वेंस को कट करता है रैदर देन एक्चुअल सीक्वेंस अंडर नॉन ऑप्टिमल कंडीशन, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं स्टार एक्टिविटी। इवन इफ अगर यही है कि इवन इफ लिटिल मॉडिफिकेशन, अगर कुछ भी मॉडिफाई हो जाए रेस्ट्रिक्शन साइट में, तो वो जब दूसरी साइड को कट करता है जो उससे रिलेटेड है, तो तब हम उसको बोलते हैं स्टार एक्टिविटी। तो ये कुछ टर्म्स थी, आइसोसीजोमर, न्यूसीजोमर, आइसोकॉडोमर्स एंड स्टार एक्टिविटी। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कैसे होता है। देखो ये हमारी मान लो ह्यूमन की पैनक्रियाज सेल है जिसमें से हमने इंसुलिन का जीन निकाला जो हमारा ट्रांस जीन है। अब हमने जो बैक्टीरिया इकोलाई उसमें से हमने प्लाज्मिड निकाल लिया जो एक व्हीकल की तरह काम करेगा। तो प्लाज्मिड जो होता है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इनका करा दिया सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया एंड जो हमारा ट्रांसजीन था उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। उसके बाद हमने इनका क्या करा दिया, लाइगेशन करा दिया। सो ये हमारा जो होता है मतलब इस टाइप से या तो ये वापस से सर्कुलराइज्ड हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बन सकता है, या फिर ये जो हमारा ट्रांसजीन है ये इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट हो सकता है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है। उसके बाद जब हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं बैक्टीरिया की सेल के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल को ये जो प्लाज्मिड है ये लेना होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कराएंगे, या तो बैक्टीरिया सेल हो सकती है जिसके अंदर आए ही ना ये प्लाज्मिड, है ना, ऑप्शन मतलब हो सकता है अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि आए ना प्लाज्मिड, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाएगी जिसके अंदर हमारा आ जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, यानी कि ट्रांसजीन नहीं है हमारे पास, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म तो होगी लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली होगी, एंड ये होगी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड होगी। तो उसके बाद हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म सेल को अलग कर लेते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है वो अलग हो जाती है, सिर्फ हम अब दो ट्रांसफॉर्म्ड सेल लेते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हमने करा दिया, इनको इंट्रोड्यूस करा दिया बैक्टीरियल सेल में। उसके बाद हमने क्या कराना है, इनको ट्रांसफॉर्म्ड सेल का सिलेक्शन हम करते हैं बाय सिलेक्शन मार्कर, और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, इन सबको आपस में ये हम किससे सेलेक्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सिलेक्शन मार्कर। क्योंकि आप जो प्लाज्मिड ले रहे हो ना, इसके ऊपर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन होते हैं,
तो जब आप एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करते हो तो सिर्फ वही वाली सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड गया हुआ है, यानी कि जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा, वही वाला जो बैक्टीरियल सेल है वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं प्लाज्मिड, तो ये तो मर जाएगा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में। लेकिन इनके पास रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इनके पास प्लाज्मिड है। तो ट्रांसफॉर्म्ड वाले जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन मार्कर के थ्रू हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में से ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, देन ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट सेल, अब हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। इस स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको हम अलग कर देते हैं। अब ये जो स्क्रीनिंग का मेथड होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग में कि किस तरीके से इनकी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हम जो है दोनों ट्रांसफॉर्म्ड सेल में से जो रिकॉम्बिनेंट वाली होती है, जिसके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसजीन प्रेजेंट होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू। एंड जो डिफ्रेंशिएट कर जाता है बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर हम इसको होस्ट में रखेंगे इन सुटेबल मीडियम, एंड देन बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ताकि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है। स्क्रीनिंग में हम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एंड जो रेजिस्टेंस वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सिलेक्शन मार्कर में हम जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल होती है, हम उनमें जो है सेलेक्ट करते हैं, उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वैक्टर्स पे। देखो वैक्टर्स जो होते हैं ना, ये अभी हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मिड, उसी को हम वैक्टर भी बोलते हैं। ये एक एजेंट होते हैं जो डीएनए फ्रैगमेंट को होस्ट सेल में लेके जा रहा है। स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, कंपैटिबल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ताकि जो ट्रांस जीन है हमारा वो इसके अंदर इंसर्ट हो सके, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट, सेलेक्शन मार्कर होना चाहिए, है ना, जो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो होता है होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है, एज अ क्लोनिंग वैक्टर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें एक्सप्रेशन भी कराना है जीन का तो हम एक्सप्रेशन वैक्टर भी यूज़ करते हैं। डिपेंड आपको काम क्या कराना है, आपको सिर्फ उसकी कॉपी बनानी है तो आप क्लोनिंग वैक्टर यूज़ करो, अगर आप उसको एक्सप्रेशन भी कराना चाहते हो तो आप एक्सप्रेशन वैक्टर यूज़ करो। अब प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, यही मोस्टली हम एज अ वैक्टर यूज़ करते हैं। ऑटोनोमसली रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट, इसका साइज़ 1 KB से 250 KB के बीच में होता है। देखो इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन साइट भी बोलते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट होता है, स्टेबल होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, ईजी टू हैंडल, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम डिफरेंट होस्ट में। लेकिन कुछ इसके लिमिटेशन भी होती है, जैसे मैक्सिमम 12 KB का जीन ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट, हमें एक होस्ट ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा जो इसको ले सके, कॉम्पिटेंट हो, एंड जीनोमिक लाइब्रेरी हम इसमें जनरेट नहीं कर सकते। सो दीज आर सम लिमिटेशंस। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल्स भी वैक्टर होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की होस्ट सेल ले रहे हो उसके लिए हम वैक्टर प्लाज्मिड यूज़ करेंगे। यीस्ट के लिए यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वैक्टर हम यूज़ करते हैं। एनिमल्स में हम एडिनोवायरस वैक्टर यूज़ करते हैं। प्लांट्स में हम टीआई प्लाज्मिड वैक्टर यूज़ करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल भी वैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिससे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड, यीस्ट के अंदर याक, एनिमल्स के अंदर एडिनोवायरस वैक्टर, प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड। सो ये था एक ओवरव्यू वैक्टर और प्लाज्मिड के बारे में। अब जो हम आरडीटी में वैक्टर्स यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड देख लेते हैं। आरडीटी में जो हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, या कुछ तो हमारे पास नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हो गया, RP4, RSF 110, RSF 1010, देन COIE1, R100, ये सब नेचुरल प्लाज्मिड्स जो प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो हम आरडीटी में मोस्टली यूज़ करते हैं, इनको हम लैब में बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड इन विट्रो बाय रिकम्बाइनिंग
क्लोनिंग सेलेक्टेड सेगमेंट, दो या दो से ज़्यादा प्लाज्मिड के कुछ सेलेक्टिव सेगमेंट जोड़ के हम ये प्लाज्मिड बनाते हैं लैब में, जैसे PBr322, PUC18 हो गया, PUC19 हो गया, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो होते हैं ना, या तो ये हमारे पास क्लोनिंग वैक्टर हो सकते हैं या फिर आप एक्सप्रेशन वैक्टर की तरह इनको यूज़ कर सकते हो। क्लोनिंग वैक्टर जिसमें सिर्फ आपको कॉपी बनानी होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र करना है फॉरेन DNA को, जैसे PBr322, PUC18 एंड PUC19, ये क्लोनिंग वैक्टर होते हैं। एक्सप्रेशन वैक्टर जो होते हैं ना, एफिशिएंट मशीनरी फॉर क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन, इनको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो हम जीन डाल रहे हैं ना, वो उसमें एक्सप्रेस भी हो होस्ट सेल में। सो एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन DNA इनटू होस्ट सेल। वायरल वैक्टर मोस्टली यूज़ होते हैं एज अ एक्सप्रेशन वैक्टर, जैसे पेट वैक्टर्स जो होते हैं, PBAD वैक्टर्स होते हैं, तो वायरल वैक्टर मोस्टली एज एक्सप्रेशन वैक्टर यूज़ होते हैं। फैक्टर एसेंशियल फॉर एक्सप्रेशन वैक्टर के लिए जो फैक्टर ज़रूरी होते हैं, इसमें प्रोमोटर होना चाहिए, टर्मिनेटर होना चाहिए, एंड ऑल्सो राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो एक्सप्रेस कर पाएगा ना DNA से। अगर mRNA बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो प्रोमोटर, टर्मिनेटर, RNA बाइंडिंग, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये सब प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू था कि प्लाज्मिड जो है RDT में जो हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, क्लोनिंग वैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन वैक्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो वायरल वैक्टर होते हैं ना, वायरल वैक्टर, वो सारे हमारे कौन से होते हैं, एक्सप्रेशन वैक्टर्स ही होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनका इंसर्ट साइज एंड सोर्स इनका क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। क्लोनिंग वैक्टर, जितने भी हम ये प्लाज्मिड, ये सारे हम क्लोनिंग वैक्टर देख रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे हमारे पास प्लाज्मिड, फाज, कॉस्मिड, फेजमिड, बैक, याक, मैक, ये सब हमारे क्या है, क्लोनिंग वैक्टर्स होते हैं। प्लाज्मिड का इंसर्ट साइज जो होता है 12 to 14 KB होता है, बैक्टीरिया से हम लेते हैं। फाज जो होता है इसका 5 to 20 KB होता है, एंड ये बैक्टीरियोफाज से हम लेते हैं। कॉस्मिड ये एक हाइब्रिड है, ठीक है, यानी कि इसमें हमने क्या लिया हुआ है, देखो नाम से देखो, कॉस्मिड, एक तो इसमें प्लाज्मिड आ रहा है जिसका हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया हुआ है, प्लस कॉस साइट ली हुई है फाज की, तो ये 35 to 45 KB तक इसका इंसर्ट साइज होता है। फेजमिड का अगर आप इंसर्ट साइज देखोगे तो ये भी 35 से 42 KB के राउंड होगा। इसके अंदर भी प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, प्लस इसके अंदर इंटरजेनिक रीजन होता है, जो M13 फाज होता है ना, उसका इंटरजेनिक रीजन होता है इसके पास, फाजमिड के पास। सो क्या होता है, इंटरजेनिक रीजन होता है M13 फाज का, एंड कॉस्मिड के पास कॉस साइट होती है बैक्टीरियोफाज की। अभी हम इनका एक एक स्ट्रक्चर डिटेल में भी देखेंगे, बट ये ओवरव्यू आप याद रखो। बैक जो होता है 100 से 300 KB के बीच में बैक जो है वो इंसर्ट साइज ले सकता है। इसके अंदर ऑरिजिन ऑफ होता है ई कोलाई का, ऑरिजिन ऑफ ई कोलाई होता है, प्लस प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड का भी ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है इसके पास ई कोलाई का भी होता है एंड प्लाज्मिड भी होता है, क्योंकि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ना, तो ई कोलाई का ऑरिजिन होगा। एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये लेता है 100 to 1000 KB, ठीक है। तो इसका जो होता है यीस्ट, बैक का याद रखना 100 to 300। वाई जो होता है, देखो बी से इसलिए 3 बन जाता है ना, तो 20 का याद रखना 100 to 300। YAC याक का जो है 100 से 1000 KB जा सकते हैं, यानी कि 1 MB तक। इसके अंदर हमारे पास एक तो ARS सीक्वेंस होती है, यीस्ट के अंदर हमें पता है ARS सीक्वेंस होती है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वहाँ पे हम ARS सीक्वेंस बोलते हैं। एंड जो एस सेरेविसेई होता है यीस्ट, उसके सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर रीजन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यीस्ट है ना, तो सेंट्रोमियर टेलोमियर रीजन होंगे, प्लस ARS सीक्वेंस होगी। अब जो मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है ये लेता है 1 MB से ज़्यादा, लाइक मोर देन 1 MB इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सब इसमें प्रेजेंट होता है। तो इनकी साइज याद रखना, प्लाज्मिड, देन प्लाज्मिड, फाज, कॉस्मिड, फाजमिड, बैक, याक एंड मैक। प्लाज्मिड, फाज, कॉस्मिड, फाजमिड एंड बैक, याक एंड मैक। सो ये कुछ वैक्टर्स हैं, क्लोनिंग वैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम जो हमने देखे थे ना, हमारे जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थे, प्लाज्मिड्स जो थे, PBr322, PUC18 एंड PUC19, तो इसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले। सो प्लाज्मिड हमारे पास होता है, PBr322 होता है, PUC18 होते हैं, PUC19 होता है। देखो PBr322 में जो साइट्स होती है ना,
एक तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में ये दो साइड होती है, PVU1 एंड PST1। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा ही, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, एंड ये ROP होता है, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड ROP। उसके बाद ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे PVU1, PST1, देन BAM-H1 एंड SAL1 इनकी साइड होती है ना। BAM-H1 होता है एंड SAL1 होता है, PVU1 होता है, PST1 होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा PVU2। सो बस ऐसे याद रखना, अंदर की साइड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड ROP1। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन PVU1, PST1, PVU2, SAL1 एंड BAM-H1। यहाँ पे होती है इको R1 होती है, हिंड थर्ड की साइड होती है, एंड CLA1 होती है बीच में। इको R1, हिंड थर्ड एंड CLA1। सो ये जो होती है PBr322, इसका जो लेंथ होता है टोटल 4316 बेस पेयर लॉन्ग होता है। तो ये है प्लाज्मिड PBr322 का स्ट्रक्चर। अगर आप पक 18 और पक 19 का स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे पक 18 के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, प्लस यहाँ पे जो ये मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो होती है ना, क्लोनिंग साइट, ये होती है हिंड थर्ड, SPH1, PST1, SAL1, XBEL, BAM-H1, SMA1। ये इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। पक 18 की हम बात कर रहे हैं, एंड बीच में लैक्सेट जीन होता है पक 18 में, याद रखना। देखो पक 19 का बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी, लैक्सेट होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। बस 19 में जो है ना, ऊपर की साइड इको R1 से स्टार्ट होते हुए ये उल्टा होगा, इको R1 से स्टार्ट होते हुए हिंड थर्ड तक आएगा। यहाँ पे इको R1 होगा, देन नीचे चलते चलते हिंड थर्ड नीचे आएगा। बस ये ऑपोजिट हो जाएगा पक 19 में। और पक 18 में हिंड थर्ड से ही शुरू होता है एंड इको R1 पे एंड होता है। सो ये थे प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर के बारे में। पक 18 एंड पक 19 में लैक्सेट जीन होता है। ये PBr322 है जो प्लाज्मिड, जिसमें ये साइट्स प्रेजेंट होती है। ये हमने प्लाज्मिड्स के वैक्टर देखे। अब जो M13 फाज के वैक्टर्स होते हैं, फाज वैक्टर, ठीक है। फाज वैक्टर में ना एक चीज़ याद रखना, हमने इनका साइज देख लिया कि 5 से 20 kb के बीच में होता है, एंड प्लाज्मिड का हमने देखा था कितना होता है, 12 to 14 kb होता है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड में हमने PBr322 देख लिया, पक 18 एंड पक 19 का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, जो वैक्टर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फाज के अंदर भी हम देखो, एक हमारे पास हो सकते हैं हम इंसर्शन वैक्टर यूज़ करें या फिर हम रिप्लेसमेंट वैक्टर यूज़ करें। इंसर्शन वैक्टर जो होता है ना फाज वैक्टर में, वो डायरेक्टली जीन को इंसर्ट कर देते हैं विदाउट चेंज इन द वाइल्ड टाइप जीनोम। जो हमारा वाइल्ड टाइप जीनोम है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, डायरेक्ट हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो जाता है वाइल्ड टाइप जीनोम में। लेकिन जो रिप्लेसमेंट वैक्टर होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, जो हमारा फाज का जीनोम है उसमें एक स्टफर फ्रेगमेंट होता है, हैज़ 2 रिस्ट्रिक्शन साइट। इस स्टफर फ्रेगमेंट में 2 रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। सो ये जो फ्रेगमेंट होता है ना, ये रिप्लेस्ड हो जाता है। ये 10 to 23 kb का इंसर्ट इसमें हो सकता है। जैसे ये स्टफर फ्रेगमेंट है फाज के जीनोम में, तो इसका हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, स्टफर फ्रेगमेंट रिमूव करते हैं, एंड ये स्टिकी एंड जनरेट करेगा। उसके बाद हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें करेंगे। सो रिप्लेसमेंट वैक्टर में हम स्टफर फ्रेगमेंट को रिप्लेस करते हैं, जो फाज जीनोम में प्रेजेंट होता है स्टफर फ्रेगमेंट, तो इसको रिप्लेस करके जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालते हैं। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लाइक 10 to 23 kb हम इंसर्ट डाल सकते हैं। बेसिकली इंसर्ट साइज इसमें 10 kb ही रहता है अगर हम नॉर्मल इंसर्शन वैक्टर यूज़ करेंगे। रिप्लेसमेंट वैक्टर में स्टफर फ्रेगमेंट को रिमूव करके हम थोड़ा बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, 10 to 23 kb तक। इसमें सिर्फ 10 kb तक हम डाल सकते हैं। ओवरऑल 5 से 20 kb के बीच में फाज वैक्टर हम यूज़ करते हैं, रिप्लेसमेंट एंड इंसर्शन वैक्टर, ठीक है। तो ये तो था प्लाज्मिड और फाज वैक्टर के बारे में। तो फाज के अंदर हम पढ़ते हैं, एक हमारे पास कॉस्मिड आ जाता है एंड फाजमिड आ जाता है। कॉस्मिड जो होता है ना, देखो इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो तो बैक्टीरिया का ही होता है, प्लाज्मिड का ही होता है। इसके पास ये कॉस साइट होती है फाज की, जो कि इसको ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं। ये जो कॉस साइट है ना फाज की, इसके अंदर SMA की रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जो कि ब्लंट एंड देता है ना। और यहाँ पे जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, देन इको R1 की रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन साइट होती है। इसमें याद रखना कि जो कॉस साइट होती है फाज से, वो ब्लंट एंड प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है, एंड ये होता है कॉस्मेट का स्ट्रक्चर। फिर जो फाजमिड होता है, जो कि फिलामेंटस फाज M13 जो हमारा होता है ना, उसका हाइब्रिड है। इसके पास भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड का ही है, प्लस इसके पास सिलेक्शन मार्कर होता है, एंड ये इंटरजेनिक रीजन होते हैं जिसमें क्या होती है, कंटेनिंग पैकेजिंग सिग्नल ऑफ M13 फाज। सो इंटरजेनिक सीक्वेंस होती है इसके अंदर, जिसके अंदर पैकेजिंग सिग्नल होते हैं M13 फाज के, कोड प्रोटीन इस पे होता है, एंड रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। सो ये था फाजमिड के बारे में। इसके पास इंटरजेनिक रीजन होते हैं दैट कंटेनिंग पैकेजिंग सिग्नल ऑफ M13 फाज, एंड इनका जो इंसर्ट साइज था वो हम देख चुके हैं। कॉस्मेट का था 35 to 45 KB, एंड अगर हम फाजमेट की बात करें 35 to 42 KB। एंड ये इनके अंदर ये बेसिकली हाइब्रिड ही है। इसके अंदर फिलामेंटस M13 फाज का जो पैकेजिंग सिग्नल होता है, इंटरजेनस सीक्वेंस, वो प्रेजेंट होती है। एंड कॉस्मेट के अंदर कॉस साइट होती है, जो हमारा लैम्डा फाज होता है उसकी कॉस साइट होती है, जो कि इसको ब्लंट एंड प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके अंदर SMA1 होता है विच इज़ अ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब देखो, अब हम देखते हैं बैक और याक के बारे में। देखो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि 150 to 300 KB तक का साइज़ जो है इंसर्ट कर सकता है, एंड याक जो है ये 100 to 3000 KB का साइज़ जो है वो इंसर्ट कर सकता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एक इंजीनियर DNA मॉलिक्यूल है, खुद मतलब इन विट्रो लैब में बनाया गया है। इसके अंदर जो F प्लाज्मिड होता है ना, जो कि नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड होता है F प्लाज्मिड, उसको हम मॉडिफाई करते हैं बैग के लिए। तो याद रखना, F प्लाज्मिड को मॉडिफाई करते हैं बैग बनाने के लिए। ये फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो F प्लाज्मिड होता है उसके ऊपर बेस्ड है। ई कोलाई इसको ले लेता है। इन वन सेल ऑफ ई कोलाई मैक्सिमम जो है 1 से 2 या मैक्सिमम 3 बैक वैक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि इनका कॉपी नंबर कम होता है। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर मैक्सिमम 3 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब भी ये डिवाइड होते हैं अपना कॉपी नंबर हमेशा मेंटेन करता है, यानी कि अगर डिवाइड होकर 2 सेल बनेगी तो दोनों सेल में जो है 3 ही जो है बैक जाएंगे, यानी कि ये अपना कॉपी नंबर खूब बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हैं जब ये डॉटर सेल बनाते हैं, डिवाइड होते हैं। सो बैक जो होता है इसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया गया है, यूज़ इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के जीनोम को जब सीक्वेंस कर रहे थे वहाँ पे भी बैक का यूज़ किया गया था। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर ये जो हमारा बैक वैक्टर होता है इसके अंदर एक तो पार A एंड पार B साइट्स होती हैं। ये जो है कॉपी नंबर मेंटेन करती हैं प्लाज्मिड का इन डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल में कॉपी नंबर मेंटेन करने के लिए पार A होता है एंड पार B होता है। बैक का पढ़ रहे हैं हम, याद रखना। इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं जिसमें लैगजेड जीन होता है। ठीक है, इसके पास क्या होती है, ये प्लाज्मिड की जो रेप्लिकेशन साइट है, रैप ई प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है, मतलब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, जो रैप ई होता है। एंड जो ये होता है ORI-S जो होता है, ये तो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही बैक में। एंड CMR भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर देखो, जो ये लैगजेड जीन होता है ना, CMR, ये तो रेजिस्टेंस जीन ही है। ठीक है, तो इसके अंदर पार A एंड पार B साइट याद रखना होती है। इसके अंदर रैप ई होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है रैप ई जीन। देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास होता है बैक्टीरिया का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड CMR होता है, एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट में लैगजेड जीन होता है। फॉर क्लोनिंग के लिए ना जो लैगजेड होता है ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइड जो क्लोनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको पता है लैगजेड जीन जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है कॉड करता है। लैगजेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ना, वो अपने सबस्ट्रेट को एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में फॉर्म कर देता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि ब्लू कलर की कॉलोनीज जो है वो फॉर्म हो जाती हैं अगर लैगजेड जीन होगा तो। लेकिन अगर लैगजेड जीन ब्रेक डाउन हो गया एंड हमने यहाँ पे अपना इंसर्ट कर दिया फ्रैगमेंट इसके बीच में, तो लैगजेड जीन ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, जिसकी वजह से वाइट कॉलोनीज
कॉलोनीज़ दिखाई देगी, यानी कि वो सबस्ट्रेट को ब्लू कॉलोनीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर हमें वाइट कॉलोनी दिखाई दे रही है यानी कि हमारा जो इंसर्ट है वो प्रेजेंट है, क्योंकि अब उसमें लैक्जेड जीन ब्रेक डाउन हो चुका है एंड उसके अंदर वो गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा, यानी कि वो अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं करेगा ब्लू कलर के प्रोडक्ट में, तो हमें वाइट कॉलोनीज़ दिखाई देंगी। तो ये होता है इसमें बैक के बारे में। एंड पार ए एंड पार बी साइड जो है ये कॉपी नंबर मेंटेन करने में हेल्प करती है। रेप्लिकेशन ई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ई, एंड CMRS के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं याक के बारे में। याक जो होता है ये 100 KB से 3000 KB तक जा सकता है। वो तो 300 तक ही था बैक, ये और ऊपर चला गया 100 KB से 3000 KB तक जा सकता है। ये क्या करता है, क्लोन करता है DNA को इन यीस्ट सेल। ह्यूमन मतलब यही वही है कि हम यीस्ट सेल में अगर आपको DNA को क्लोन करना है ना यीस्ट सेल में, तो आप याक का यूज़ कर सकते हो। ये भी ह्यूमन इंजीनियर्ड ही है, मतलब ह्यूमन ने बनाया हुआ है याक वैक्टर, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, सो याक जो होता है ना, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसके पास एक तो सेंट्रोमेरिक जीन होता है, ARS सीक्वेंस होती है, देन मार्कर 1 होता है इसके पास जो यीस्ट के अंदर यूज़ होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है जो बैक्टीरियल सिस्टम में यूज़ हो सकता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, देन इसके पास टेलोमियर सीक्वेंस होती है, BAM H1 साइट होती है, देन 2 टेलोमियर के बीच में BAM H1 साइट होती है, टीलोमेरिक सीक्वेंस, एंड मार्कर 2 होता है। एंड बीच में जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है उसके बीच में सब4 जीन होता है, इसके बीच में याक में याद रखना। देखो ये लीनियर और सर्कुलर दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑरिजिन ऑफ ई कोलाई भी इसके अंदर होता है, ऑरिजिन ऑफ ई कोलाई एज वेल एज ARS भी होता है, विच इज़ द ऑरिजिन ऑफ यीस्ट, क्योंकि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है एंड ऑरिजिन ऑफ ई कोलाई होगा ही। सो इसको हम क्लोन कर सकते हैं ई कोलाई के अंदर भी, एज वेल एज हम इसको यीस्ट के अंदर भी क्लोन कर सकते हैं। सो वैक्टर दैट हैज़ एबिलिटी टू क्लोन इन 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम इसको क्लोन कर पाते हैं। इसको हम शटल वैक्टर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ऑरिजिन ऑफ ई कोलाई भी होता है एंड इसके पास क्या होता है, ARS है विच इज़ द ऑरिजिन ऑफ ई कोलाई, एंड इसके पास ऑरिजिन ऑफ ARS होता है ऑरिजिन ऑफ यीस्ट, एंड ई कोलाई का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है। तो इसलिए हम इसको दोनों में क्लोन कर सकते हैं। लीनियर और सर्कुलर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल यीस्ट सेल जो होता है ना, देखो अगर आप बात करो कि ये जो SUP4 जीन होता है ना, ये क्या करता है ना, SUP4 जीन ये रेड पिगमेंट सिंथेसिस को क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी कि नॉर्मल यीस्ट सेल जो होगी ना, नॉर्मल यीस्ट सेल वो हमारा रेड पिगमेंट बनाती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें अपना इंसर्ट डाल देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम डालेंगे, तो हमारे पास SUP4 जीन नहीं होगा। अगर हमारे पास SUP4 जीन नहीं होगा तो यानी कि हमें रेड कलर शो होगा ना, क्योंकि SUP4 जीन जो है वो रेड पिगमेंट की सिंथेसिस नहीं होने देता। ठीक है, यानी कि नॉर्मल यीस्ट सेल रेड पिगमेंट बनाती हैं, लेकिन SUP4 जीन क्या करता है, रेड पिगमेंट की सिंथेसिस नहीं होने देता है। SUP4 अगर है तो रेड जीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो अगर हम इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो SUP4 जीन ब्रेक हो जाएगा, SUP4 जीन नहीं काम कर पाएगा। तो उस केस में तो हमारा जो रेड पिगमेंट है वो मतलब रेड पिगमेंट जो है वो शो होगा ना, क्योंकि SUP4 जीन तो नहीं है जो रेड पिगमेंट को होने से रोक रहा है। तो इसलिए उस टाइम पे हमें रेड कॉलोनीज जो है वो शो होती हैं, रेड कलर विल शो, यानी कि क्लोनिंग हमारी हो गई। ठीक है, तो ये SUP4 जीन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में। एंड बैक में किसका रोल होता है, दैट इज लैक-जेड का होता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वायरल वैक्टर। कुछ एक्सप्रेशन वैक्टर हमने बोला था जो हम यूज़ कर सकते हैं। वायरल वैक्टर को हम एज ए एक्सप्रेशन वैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडिनो वायरस हो गया, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, रेट्रोवायरस एंड लेंटी वायरस। बाकी ऊपर की 3 जो भी है सबका इंसर्ट टाइप DNA ही होता है, लेकिन रेट्रोवायरस और लेंटी वायरस जो है इनका इंसर्ट टाइप होता है RNA। इंसर्ट साइज जो है सबसे 2 to 8 KB एडिनो वायरस, 4 to 5
KB, देन 730 KB हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का सबसे ज़्यादा है इसमें, देन रेट्रोवायरस अगेन 2 to 8 KB। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें इनका इंसर्ट टाइप याद रखने की कौन कौन सा इंसर्ट टाइप होता है। प्लस इम्यूनोजेनिसिटी सबसे हाई एडिनो वायरस की होती है। एंड जो होस्ट जीनोम इंटरैक्शन होता है ना, इन सब का जो है नॉन इंटीग्रेटिंग होता है होस्ट जीनोम इंटरैक्शन, एंड रेट्रोवायरस और लेंटीवायरस का जो होस्ट जीनोम इंटरैक्शन होता है वो इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अप्लाइड बायो में। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एडिनो वायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, दीज ऑल आर वायरल वैक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वायरल वैक्टर्स को हम एक्सप्रेशन वैक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था ओवरऑल वैक्टर के बारे में जो है